कि हमको अच्छी सांस का रोल अदा करना है। हमको अच्छी सांस का रोल अदा करना है। और अच्छी सांस वही होती है जो बड़ी बहू को बुलाकर ये कहती है कि बेटा तुझमें ये अच्छाइयां हैं, अगर इस कमी को तू दूर कर दे तो सबसे अच्छी बहू है। फिर छोटी वाली को बुलाकर कहती है कि बेटा तुझमें ये अच्छाइयां हैं, छोटी सी ये अगर बुराई तू कम कर दे तो सबसे अच्छी बहू है। तब जाकर हम एक अच्छी सांस वाला रोल अदा कर सकेंगे। मैं इशारा कर रहा हूं ऑर्गेनाइजर कमेटी को उस बात की तरफ कि जब भी कौम के मसले पर कोई बात करना है तो उलमा को अलग से बुलाइए, टीचर हजरात को अलग से बुलाइए, उकरा को अलग से बुलाइए, डॉक्टर्स को अलग बुलाइए। मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे। उसकी वजह ये है कि हमको यहां से ऊपर आते वक्त में, सीढ़ियां चढ़ते वक्त में हाथ लगाना पड़ा दीवार को, जबकि हम जवान हैं। वो सर भागते के ऊपर आगे बढ़ गए, मेरे ख्याल से रिटायर्ड है। तो हम दोनों को एक साथ मुआवजा नहीं कर सकते। उनका मसला अलग है, मेरा मसला अलग है। मैं हाथ लगाकर चल रहा हूं मतलब बुरा नहीं हो सकता है मेरे पैर में न चले, और वो तेजी से ऊपर गए मतलब जवान नहीं है, हो सकता है कि फिटनेस अच्छा हो। इसलिए बहुत दर्दमंदाना तौर पर मैं अपनी बात रखने से पहले गुजारिश करूंगा कि 4 अलग अलग मीटिंग होंगी। जो मकसद आप लेकर चल रहे हैं, जो बात आपसे मेरी 2 दिन पहले हुई, जो बात अभी आपने कही, और जो कुछ मुझे गरीब को समझ में आया, उसकी वजह यह है कि अगर हम खुले दिल से अगर बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह समाज बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की कर रहा है, और समझाने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर समझाने बैठेंगे टीचर्स, अब उनका कुछ सुनो, मदरसे अल्लाहु अकबर, मदरसों का तो नाम ही छोड़ देगा। डॉक्टर उनका तो सवाल ही नहीं कहता, वो क्या वो तो शैतान की औलाद है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्फाज नहीं है, अपनी समझ बता रहा हूं मैं। जब हमारी समझ ऐसा है कि टीचर भी अपना नहीं है, डॉक्टर भी अपना नहीं है, वकील भी अपना नहीं है, आलिम हाफिज भी अपना नहीं है, तो फिर हम किसके थे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मुझे मालूम नहीं कि आप कहानी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सुनिए। एक देहात में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, 5वीं 7वीं तक की उसकी तालीम उस गांव में हुई। उसके बाद उसके शहर वाले नानी आए और उन्होंने कहा कि ये क्या भेड़ वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं। भेड़ वाले से थोड़ा पस्त कौम या पस्त इलाका। उन्होंने बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए, 1-2 साल उन्होंने रखा। फिर गांव से उसके चाचा लाया गए और बोले कि ये क्या बोले, जैसे बड़े शहर में नहीं पढ़ाने का, हमारा बच्चे को हमारे साथ रखने का। उन्होंने अपने पास वापस ले गए। ऐसा करके 15 साल तक होने तक भी वो बच्चे के साथ भी नहीं। किस्सा सुनिएगा, 15 साल उम्र हो गई लेकिन उसकी साथ भी नहीं। आखिरकार फिर वो बच्चे को अरबी मदरसे में डाला गया। मदरसे में डालने के बाद बच्चा होशियार था, इत्तेफाक से अरबी की तालीम हासिल करते करते उसको 10वीं के इम्तिहान देने की शौक पैदा हो गई। उसने 10वीं का फॉर्म भरा, 10वीं का एग्जाम देना चाहा। तो वहां पर अरबी मदरसे में उस जमाने में, अब के मदरसे माशाअल्लाह बहुत अच्छे, पाबंदी थी कि कोई अरबी मदरसे का बच्चा सरकारी तालीम हासिल नहीं करेगा। किसी ने जाकर अपने मौलाना से कह दिया कि उसके तकिए में 10वीं की गाय है। बच्चे को बुलाया गया, 10 मुहर्रम का बच्चा रोजा था, उसको बेतहाशा मारा गया। सरकारी तालीम की किताबें याद आने का नहीं, खास तौर पे इंग्लिश की। वक्त गुजर गया, वो बच्चे ने 17 नंबर का फॉर्म भर के 10वीं का एग्जाम किया, रेगुलर से 12वीं किया। उसकी अरबी तालीम छोटी मोटी जो भी हासिल करना था उसने हासिल कर ली।
12 साल तक कंटिन्यू तरावी सुनाई, वन टाइम में पूरी कुरान सुनाने का रिकॉर्ड नाम पे किया। आलिमियत में जलाल शरीफ तक तालीम हासिल की। उसके बाद शहर में रेडियो स्टेशन पर अनाउंसर के हिस्से से काम करने लगा। टीवी 2 पर, दूरदर्शन पर न्यूज रीडर बन गया और किसी हादसे की वजह से फिर अपने गांव वापस आ गया। वापस आने के बाद मुलाजिमत में शिरकत की, अच्छा मौलवी बना, अच्छा पत्रकार बना, 26 किताबों का राइटर बन गया, एक अरबी मदरसे का जिम्मेदार बन गया, एक रोजनामे का एडिटर बन गया, एक माहनामे का एडिटर बन गया, एक क्वार्टरली का एडिटर बन गया, गवर्नमेंट की 37 किताबों का तर्जुमा कर दिया। खुद की 26 किताबों में से हर किताब बेचने का हुनर जानता है। शायरी की 5 किताबें आ गई, बड़े बड़े मुशायरे पढ़ने लगा और उसकी किस्मत में फिर आपसे बात करने का इत्तेफाक। अब लीजिए ना, इसमें से कहां से ले सकते हैं। टीचर हजरात उसकी नौकरी ले लीजिए, पत्रकार हजरात उसके पेपर ले लीजिए, उलमा कराम उसका मदरसा ले लीजिए। समाजी कामों में तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्बाजोबे वालों को, मोमिनाबाद वालों को मेरे समझ मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश कर। आप सभी काबिल एहतराम शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे स्टेज पर मौजूद है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे खास शुक्रिया मेरे माओ बहनों का करता हूँ जो वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर और बड़े अच्छे अंदाज में एजुकेशन के बारे में आपके सामने बातें रखी हैं। मैं आपके सामने कल के रिजर्वेशन के मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण और संरक्षण, इन बातों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि साहब ने कहा कि कोई अस्पताल चला सकते हैं क्या, तो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे में खैर का अस्पताल फ्री में चलाया जाता है, जिसकी बहुत कम फीस है और बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऐसे लॉयर्स का हमारे यहाँ पर फोरम है जिनके पास वकील नहीं होते, उनकी फ्री में केस जो है कोर्ट में लड़ी जाती है। स्टेज में भी कुछ ऐसे लोग हैं और हमारे दरमियान में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। शहर अंबाजोगाई में ये खास बात है कि सोशल वर्क को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण और संरक्षण, ये 3 शब्दों का आपके सामने खुलासा ये है कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी कोई आज की नई मांग नहीं। जैसे कि रमेश सर ने कहा, कुंडू कमीशन, रंगनाथ मिश्रा आयोग, महमूदुर रहमान समिति और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने जो बनाई थी वो समिति ने भी मुसलमानों के आरक्षण की सिफारिश की, मुसलमानों के रिजर्वेशन की सिफारिश की। अब बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि मराठा आरक्षण जो है उसकी कुछ सरगर्मियां, कुछ हवाएं चल रही है, इसलिए मुसलमान भी मांगने के लिए आ गए। बल्कि मुस्लिम रिजर्वेशन का इजलास शहर अंबाजोगाई में, बीड जिला में ये पहली दफा नहीं हो रहा। आज से 8 साल पहले हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मोर्चा किया, जो कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा था। कलेक्टर ऑफिस में वफद देने वाले, निवेदन देने वाले लोग कलेक्टर ऑफिस में थे और जहां से मोर्चा शुरू हुआ था आधे से ज्यादा लोग वहीं खड़े थे। इतना बड़ा मोर्चा था। रिजर्वेशन के ताल्लुक से आपसे कहूंगा कि आपको संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ की पॉलिसी और यहाँ की सरकारें ये अगले 25 साल का एजेंडा तय कर चुकी है। अगर आपको अपना मियार बचाए रखना है और आपको अपनी जगह बचा कर रखनी है तो आपको इस रिजर्वेशन की मुहिम का हिस्सा बनना है। मैं मुस्लिम ओबीसी हूं, ओबीसी का रिजर्वेशन हमने पहले ही लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इस बात को बार बार और दिल से गुजारिश करके कहूंगा कि रिजर्वेशन को आप हल्के में मत लीजिए, रिजर्वेशन की बात को आप हल्के में मत लीजिए।
क्योंकि आप हर कमेटी की रिपोर्ट अगर उठाकर देखेंगे, जिसमें से सिर्फ सच्चर आयोग, सच्चर समिति की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो राजेंद्र सच्चर जी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की आज की अगर हालात का हर मांग पे, चाहे वो तालीम शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरियों का, रोजगार का, या फिर उनके रहने-मान का, या फिर अच्छे आरोग्य सुविधाओं का भी अगर उस पर जिक्र किया जाए तो सबसे खस्ता हालात जो जंगलों में रहने वाले एससी है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनसे ज्यादा बदतर हालात आज मुसलमान। और मुसलमान शायरी में क्या कहता है, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जो सारी तामीरें हैं जिस पर तुम इतना इतराते हो, मेरे पुरखों की वो जागीरें। जबकि आज कई ऐसे मुस्लिम मोहल्ले हैं जहां पर एक घर के अंदर 10 से ज्यादा शख्स रहते हैं। अगर रहने के क्षेत्र के बारे में भी अगर देखेंगे तो मुसलमानों को रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, और जो घर है उसके बारे में आपसे अगले कुछ सालों में पूछताछ हो सकती है कि आपने ये घर कहां से खरीदा। ये घर गवर्नमेंट के लैंड पे, गवर्नमेंट की जमीन में बनाया गया है। दिल्ली को उठा लो, औरंगाबाद की लेबर कॉलोनी को उठा लो, महाराष्ट्र के आज के मेरा भाईंदर को उठा लो, अगर आपके अंदर से कुछ हरकत सरकार के खिलाफ या फिर आप सर उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको आपके घरों के कागजात देना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को आप हल्के में मत लीजिए। आपकी तालीम का अगर मुनाजरा करें, आपकी तालीम की तरफ अगर देखें तो सिर्फ 0.5% ऐसे बच्चे हैं जो आज डिग्री हासिल करते हैं। ये राजेंद्र सच्चर साहब की रिपोर्ट है, इंटरनेट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। राजेंद्र सच्चर ने मुसलमानों की जो खस्ता हालात है वो सबसे अच्छे तरीके से बयान की है, और मुसलमानों के ताल्लुक से आरक्षण की, रिजर्वेशन की उन्होंने मांग की। लेकिन राजेंद्र सच्चर की उस मांग को सरकार ने कौड़ी की भी कीमत नहीं दी, बल्कि मुसलमानों को लुभाने के लिए मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। अल्पसंख्यक का दर्जा भारत सरकार से लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यह पॉलिसी है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वहां की संख्या बढ़े, वो ऑटोमेटिक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहलाएगा। भारत ने उस एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए, लेकिन हमको मूर्खता में निकालने का काम सरकार ने किया, और सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। उस वक्त के बड़े बड़े लोगों ने यह कहा कि अब हम अल्पसंख्यक बन गए, और अल्पसंख्यक होने की वजह से हमारे लिए विशेष प्रोग्राम जो है सरकार अमल में लाएगी, ऑर्गेनाइज करेगी। हमने देखा 18 कलमी, 12 कलमी, 16 कलमी, 14 कलमी, हमने सिर्फ ये बातें सुनी कि अल्पसंख्यकों के लिए ये 12 कलमी पंद्रह प्रधान की, 14 कलमी, 18 कलमी। आप देखिए कि उस कर्मों का इम्प्लीमेंटेशन कहां पर है, तो हमारे कब्रिस्तान की दीवारें बनाई गई, हमारे कब्रिस्तान की दीवारें बनाई गई, और एक बड़े जो हुकूमत थी उस हुकूमत ने हमें 5% आरक्षण दे दिया था, अध्यादेश आ गया था। उसके बाद जो सरकार आई उसने उसको कैंसिल किया। फिर हमारे लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट में हमारे उस आरक्षण को कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण दिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुसलमानों के हालात उस तरह के हैं, देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा, मुसलमानों के हालात के मद्देनजर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट यानी 2015 में मुसलमानों के लिए भी, मुसलमानों के हालात देखते हुए हमारे पास मुसलमानों को जिस तरह से मॉब लिंचिंग से लेकर धर्मगुरुओं तक जब हमें तकलीफ दी जा रही है, खुलेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक जगह पर एक जगह के ऊपर झंडा लगाया जाता है और वो जगह उसकी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कंडीशन ये है कि हमारे पास 9 लाख एकड़ जमीन है, और उस जमीन के ऊपर कोई भी कब्जा कर लेता है, और उस जमीन का कोई भुगतान हाल हमारे पास है। इसके लिए हर मामले से, मॉब लिंचिंग से लेकर हमारे मस्जिदों को, हमारे इदारों को, हमारी आवाम को अगर हमें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना है तो 2015 में 18
लागू करना चाहिए। तीसरा जो मामला है सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं दोस्तों का विद इन 2 मिनट्स जस्ट आई एम गोइंग टू फिनिश। यहाँ पर सबसे कंडीशन जो खराब है वो कंडीशन स्कूल एंड एजुकेशन की। आज मुझे बताइए, आपके पास एक पार्टी है बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपके पास एक साथी है पार्टी अनुसूचित जाति एसटी लोगों के लिए आता है, और एक आता है साथी जो हमारे अपने भाई मराठाओं के लिए आता है। उनके बीच में एक फर्क है कि पार्टी से और साथी से अनुदान दिया जाता है, अर्थ सहाय्य क्या दिया जाता है, अनुदान, फाइनेंशियल असिस्टेंस। लेकिन मुसलमानों को मौलाना आजाद एजुकेशन फंड से लोन दिया जाता है। यानी मुसलमान इतना लखपति करोड़पति है कि वो पढ़ने के लिए लोन लेगा और लोन फेडेगा, लेकिन पार्टी में और साथी में क्या किया जाता है, अर्थ सहाय्य। तो इसके लिए हमारी एजुकेशन की भी हालत खराब है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारे टीचर हजरात यहाँ पर है, कानून के रखवाले, कानून के जानकार, हमारे पूरे वकील यहाँ पर मौजूद है, हमारे प्रेस रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट जो हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सेहत का, हमारी मानसिक संतुलन जो आजकल बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन, उसके लिए डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग आपके सामने सिर्फ इतना मुतालबा कर रहे हैं कि हम आप सब लोगों की मदद चाहते हैं, क्योंकि हमेशा एक कंडीशन हो रही है कि जब भी कभी एक आंदोलन, एक एजिटेशन जब खड़ा किया जाता है तो उसके अंदर में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा किसी भी बहाने से बोलो या किसी वजह से बोलो, वो उससे थोड़ा सा साइड में रह जाते हैं, और फिर वो जनपाती लोग रोड पर आते हैं और रोड पर आकर अपने हक की मांग करते हैं। इस प्रोग्राम के पीछे, यहाँ पर आप सब हजरात को बुला के देने के पीछे की वजह ये है कि अगर हमारा एजुकेशनल सिस्टम अगर सुधरता है, एजुकेशन में हमारे पास ग्राउंड्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, लैब्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स अगर स्कूल के माध्यम से लिए जा सकते हैं तो हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस अपने कम्युनिटी के लिए दे सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हम स्कूल के जितने टीचर्स हैं, चाहे हमारी प्रधानशील माँ बहनें होंगी या आप बैठे हुए हजरात होंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर पेरेंट्स आपके स्कूलों तक नहीं बच्चों को पहुंचने देते हैं तो ये फिक्र मिल्लत और समस्त मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है। जब हम इतने हक से आपको बुलाकर ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि जिस तरह से हम पहली बार आपको बात कर रहे हैं उसी तरह से ये हमारी जिम्मेदारी रहे कि हमारी फिक्र मिल्लत की पूरे कमेटी की, अंबाजोगाई के नौजवानों की, अंबाजोगाई समस्त मुस्लिम समाज की, कि ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप आउट को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है स्कूलों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, हम पेरेंट्स के बीच में जाएंगे, हम पेरेंट्स को समझाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम अगर उन बच्चों को नहीं मुहैया किया जाती है उस वक्त हम हमारा पावर इस्तेमाल करेंगे, हम उस गवर्नमेंट तक जाएंगे, हम उसका मुतालबा करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे मस्जिदों के इमाम, स्कूलों के टीचर, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर, हमारे लॉयर हमारा इस काम में हाथ बढ़ाएं और हाथ बढ़ाएं, और जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारा यह मकसद है कि कौम जो है वो सिर्फ पुराने इतिहास में जिंदा ना रहे बल्कि आने वाले वक्त में हम इतिहास बनाते रहे, ये हमारा मकसद है। अदरवाइज हम सिर्फ उतना ही देखते बैठ रहे, लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाया, लेकिन जो ढाया जा रहा है, जो खत्म किया जा रहा है और आज आर्किटेक्चर हमारे बीच में नहीं आ रहा, उसकी वजह है हमारा तालीमी जो मियार है उस मियार को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। साजिश के तहत, कॉन्फ्रेंस के तहत, अलग अलग नियमों के तहत, नियामकों के तहत। तो इसके लिए इस प्रोग्राम का भाई इतना ही मकसद है। अब आगे का प्रोग्राम जो है हमारे जो मुखबिर हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो याद रखो कि कल आने वाले जुमा, तुरंत जुमा के नमाज के बाद मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण और संरक्षण, इसको लेकर हम बेमुदत धरना आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर मोहल्ले की जिम्मेदारी होगी और हर मोहल्ले के लोग एक एक दिन उसको कंटिन्यू करेंगे। और वहां पर और एक रिक्वेस्ट है कि हम शाम का जो वक्त होगा जब लोग जमेंगे तो हम स्कूल के टीचरों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई मैसेज आपके स्कूल के जरिए जाए, ऐसे ड्रामा एक्ट आप बच्चों के जरिए वहां पर पेश करें